Today we are going to start with new chapter in chemistry, that is carbon and its compounds. बच्चों, carbon and its compounds organic chemistry का part है. Organic chemistry is all about a non-metal which is very essential in our life, that is carbon. बच्चों, carbon एक non-metal है, very essential non-metal. ठीक है, carbon इतनी सारी चीज़ों में लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स का कंपोनेंट है. हमारे जो लिविंग लाइफ है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है. हमारी बॉडी जो बनी है लिविंग कंपोनेंट से, सबके अंदर एक एसेंशियल एलिमेंट क्या है? कार्बन है. ठीक है बच्चों, हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, वो भी कहाँ से आ रहे हैं? कार्बन से. द कार्बन इज द मेन सोर्स इन इट. कार्बन जो है बच्चों दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है. वन इज एलिमेंटल फॉर्म एंड द अदर इज कंबाइंड फॉर्म. एलिमेंटल फॉर्म का क्या मतलब हुआ बच्चों? एलिमेंटल फॉर्म मीन्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन जो है बिल्कुल सिंगली एज इट्स प्योर फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है. अभी हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि एलिमेंटल फॉर्म्स कार्बन की क्या हैं. कंबाइंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो कंबाइंड फॉर्म इज ऑल अबाउट कंपाउंड्स. जब कार्बन अपने साथ और एलिमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर लेता है तो उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? कंबाइंड फॉर्म. बच्चों, हमारे पास जो कार्बन के सोर्सेज हैं जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, ये सब जो भी हैं हमारे नेचर में प्रेजेंट, वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं. हम घर में जो शुगर कंज्यूम करते हैं, शुगर क्या है बच्चों? शुगर कार्बोहाइड्रेट्स है. दैट इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन. अब बच्चों, कार्बन की हम आगे और भी बहुत सी बातें करेंगे. उससे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में सबसे पहले हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग की. कोवेलेंट बॉन्डिंग आप सारे बच्चे ऑलमोस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन चैप्टर नंबर 3, जहाँ पर हमने आयनिक बॉन्ड्स को डिस्कस किया था, कोवेलेंट बॉन्ड्स को डिस्कस किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या हैं. आयनिक बॉन्ड में आयनिक वर्ड लगा है, दैट मीन्स वहाँ पर कहीं ना कहीं आयंस के कॉम्बिनेशन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड. बच्चों, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी एक स्पेशल, एक यूनिक टाइप की बॉन्डिंग है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स ही इन्वॉल्व होते हैं. राइट? कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ electrons between two non-metals. बच्चों, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है यानी कि एक एटम और दूसरा एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं. दैट इज ऑल म्यूचुअल शेयरिंग. आप लोगों को आइडिया होगा कि हमने जब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किस तरह से हो रही थी. बच्चों, कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन शो करता है. कार्बन किस तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है? एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि बच्चों, कार्बन में कार्बन का जो एटम है, इट्स एटॉमिक नंबर वी नो इज 6. यही होता है एटॉमिक नंबर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4. यहाँ पर बच्चों अगर हम EC चेक करें तो इसकी EC 2,4 है. 4 इज द नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जो हमेशा आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो एक एटम का सबसे लास्ट वाला, आखिर वाला शेल होता है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो कार्बन हैज ऑलरेडी गॉट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने स्टेबिलिटी की बात करी थी चैप्टर नंबर 3 में कि केमिकल बॉन्डिंग का रीज़न क्या होता है। हमारे नेचर में, हमारे सराउंडिंग में एटम्स या सब्सटेंसेस क्यों आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं? उस कॉम्बिनेशन की वजह है कि हर चीज़ को स्टेबिलिटी एक्वायर करनी होती है, स्टेबिलिटी अचीव करनी होती है। अगर कोई चीज़ स्टेबल नहीं होगा तो वो ऐसे ही भटकता रहेगा स्टेबिलिटी को सिलेक्ट करने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। स्टेबिलिटी एक एटम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। हम ये जितने कंपाउंड्स पढ़ते हैं, वाटर है, सो एंड सो, बहुत सारी चीज़ें हम आसपास सुनते हैं। इसका रीज़न क्या है बच्चों? रीज़न सिंपल है कि हर चीज़ स्टेबल होकर आपके पास आई है, ठीक है। हमें हर चीज़ में स्टेबिलिटी देनी होती है, केमिस्ट्री का बेसिक लॉ है, ठीक है। तो अगर बच्चों इसको स्टेबल होना होगा, इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी होगी, उसके लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी? ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें क्या बनाना होता है? लास्ट में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को लेके आना होता है। दैट मीन्स ऑक्टेट। जब ऑक्टेट हो जाता है, ये कॉन्फ़िगरेशन 2 से 2,4 से 2,8 हो जाएगी, तो हम इसको कहेंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबिलिटी की तरफ है, इसको क्या होना है? स्टेबल है। तो 4 को और 4 चाहिए ताकि वहां पर ऑक्टेट अचीव हो सके। तो बच्चों, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स हम इसको प्रोवाइड कर दें, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दें, जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर चार्ज कितना आता है? पॉजिटिव टू द नंबर विच इट इज एक्वायरिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर डेवलप हो जाएगा। तो अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो ये क्या बन जाएगा? C4 नेगेटिव आयन, एंड दिस आयन इज नोन एज कार्बाइड आयन, जो कि नेचर में अनस्टेबल होता है। दिस डज नॉट लॉन्ग फॉर मच टाइम। ये जैसे ही बनता है ये एकदम से क्रैश हो जाता है, ये नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अनस्टेबिलिटी होती है। अनस्टेबिलिटी का रीज़न क्या है बच्चों? आपसे कई बार क्वेश्चन रेज किया जाता है। क्वेश्चन इज व्हाई कार्बन डजंट एग्जिस्ट एज C4 नेगेटिव और C4 पॉजिटिव। वो पूछते हैं आपसे कि अगर उसको स्टेबिलिटी अचीव करनी है तो या तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले या अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे, क्योंकि ड्यूप्लेट भी क्या होता है? ड्यूप्लेट भी स्टेबल होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में होना स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो अगर बच्चों ये कार्बाइड आयन बना रहा है तो कार्बाइड आयन अनस्टेबल क्यों है? द रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि अगर कार्बन के एटम में, ये अगर हमारा न्यूक्लियस है कार्बन का, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाहर इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और शो करेंगे। तो बच्चों, अगर इस शेल में बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन्स को और ऐड कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेस हैं। सेम चार्जेस क्या करते हैं? आपस में रिपल्शन करते हैं। हमने बहुत बेसिक सी बात सुनी है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, पर अगर सेम चार्जेस हैं तो सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं।
ठीक है। तो अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और पहले से ही बाहर 4 प्रेजेंट हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? देयर विल बी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। When electrons will repel each other, तो इस आयन का बनने का मतलब ही नहीं उठता है। The carbide ion formation is very very rare. It does not long for last time. It doesn't last for long time. ठीक है, यहाँ पर रिपल्शन की वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है, hence it does not exist. Like other ions are stable. अगर हम और एलिमेंट्स के आयंस बनाते हैं तो वो कैसे होते हैं? वो स्टेबल होते हैं नेचर में। अब बच्चों दूसरी तरफ अगर हम बात करें C4 पॉजिटिव की, C4 पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा? कार्बन का 4 पॉजिटिव बनने का मतलब है कि एक कार्बन का एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज होने पे क्या हो जाएगा? C4 पॉजिटिव आ जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं हमेशा आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बच्चों अब यहाँ पर केस क्या हुआ? सेम वही, न्यूक्लियस है हमारे पास, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तब भी बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं उसके सिस्टम से या एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, दोनों ही केस में हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ती है। तो बच्चों जब हमने यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे तब भी बहुत एनर्जी लगी थी। एक के लिए इतनी तो 4 के लिए और भी ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर चार्जेस का रिपल्शन हो रहा था। अब इधर क्या होगा बच्चों? अगर हमें ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पुल आउट करने हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी और 4 के लिए क्या होगी? 4 टाइम्स एनर्जी लगेगी। तो इतनी एनर्जी हमें देना जो है बहुत बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। दैट इज वाई द फॉर्मेशन ऑफ C4 पॉजिटिव आयन इज quite difficult and it does not exist. So this is the answer for the question why carbon does not exist as C4 negative and C4 positive. I hope this is clear to every one of you. हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, रिपल्शन तो उसमें होगा ही, पर यहाँ पर सारा फंडा 2 चीज़ों का आ रहा है। आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ भी रहे हैं, सिस्टम में ऐड हो रहे हैं और हमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ रही है उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के लिए। देखो बच्चों, हमेशा एक बहुत बेसिक सा रूल होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना या 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना इज सिंपल, ठीक है। वहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और इतना ज़्यादा वहाँ पर कोई बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं होता है। और सेम वे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन्स तक जस्टिफाइड होती है। व्हेन इट कम्स टू 4 इलेक्ट्रॉन्स द प्रोसेस बिकम्स अ रियली लॉट डिफिकल्ट। सो दिस इज द रीज़न बेटा। डू यू अग्री विद दिस? ओके बच्चों, ये तो थी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ जी बोलिए। बेटा वही बात डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर कार्बन आयंस नहीं बनाएगा, हमने एक बहुत
केमिस्ट्री में बात पढ़ी है सिंपल सी, दैट इज एटम्स एग्जिस्ट एज ईदर आयंस और मॉलिक्यूल्स। या तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं H2N2Cl2, ठीक है, नहीं तो वो आयंस बनाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। पर कार्बन का जब हमने ये सिंपल फिनोमिना शो कर दिया कि वो तो आयंस की तरह एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, ना तो C4 पॉजिटिव ना ही C4 नेगेटिव, तो वहाँ पर क्या होगा अल्टीमेटली, देयर विल बी कोवेलेंट बॉन्डिंग। कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा दूसरे एलिमेंट्स के साथ और उनके साथ क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये शेयरिंग किस तरह से होती है बच्चों, यहाँ पर कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग कैन बी सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। सो दिस इज द रीजन कि अगर वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, एज अ आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो दिस विल ओनली एंड ओनली मेक कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों सबको क्लियर है यहाँ पर? ओके, नेक्स्ट दैट इज द most important physical property of carbon is tetravalency. Tetra बच्चों टेट्रावेलेंसी क्या होती है? टेट्रावेलेंसी इज 4 वैलेंसी। जब किसी एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेयर होंगे, हम वैलेंसी क्या पढ़ते हैं, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट जो है 4 अनदर एटम से कंबाइन कर रहा है, किसी भी 4 एटम्स के साथ वो कॉम्बिनेशन शो कर सकता है, तो उस चीज को हम कहते हैं वैलेंसी। कार्बन जो है अपने ही जैसे और अदर एटम्स के साथ या दूसरे कार्बन के साथ वैलेंसीज के थ्रू जुड़ सकता है, तो उसके पास टोटल कितनी वैलेंसी है? 1 2 3 4। कार्बन को हम कहते हैं कि ये टेट्रावेलेंट है, ठीक है। क्यों टेट्रावेलेंट क्यों है कार्बन? क्योंकि कार्बन के पास अगेन एटॉमिक नंबर इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों कितनी? 2,4। अगर उसको स्टेबिलिटी अचीव करनी है, लास्ट में उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके आने हैं, ऑक्टेट बनाना है और स्टेबल होना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी पड़ेगी। 4 इलेक्ट्रॉन्स की उसको शेयरिंग करनी पड़ेगी, और उन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने के लिए उसके पास कितनी वैलेंसी होगी? 4 वैलेंसी होगी, एंड दिस इज नोन एज टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी जो है एक और नए फिनोमिना को यहाँ पर बनाती है कार्बन के केस में, एंड दैट इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट स्टफ। देखिए बच्चों, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं और वो कैसे होता है कार्बन एंड कंपाउंड्स में। टेट्रावेलेंसी एक और फिनोमिना जनरेट करती है इन केस ऑफ कार्बन, दैट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन एक और प्रॉपर्टी है कार्बन के केस में, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। कैटेनेशन का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा यहाँ पर बच्चों? अगर ये कार्बन अपने ही जैसे कई सारे कार्बन्स के साथ लिंक हो सकता है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, सबके सब कार्बन है और आपस में लाइन टू लाइन, बैक टू बैक कनेक्टेड है, तो इस सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटेनेशन कहते हैं। और कैटेनेशन किस वजह से हो रहा है? क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4 वैलेंसी है, दैट इज नोन एज टेट्रावेलेंसी। तो कार्बन अगर यहाँ पर 1 है
तो उसकी एक वैलेंसी कहाँ चली गई? दूसरे कार्बन से लिंक होने में। बाकी की 3 वैलेंसी पर कोई भी एलिमेंट आकर जुड़ सकता है, लाइक हाइड्रोजन, लाइक अनदर कार्बन, इट कैन बी नाइट्रोजन, इट कैन बी ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, कार्बन बहुत सारे और फॉर्म्स में लिंक हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी लिंक हो सकता है। यहाँ पर भी देखिए बच्चों कितनी वैलेंसी शो हो रही है, 1 2 3 4। कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई? 4 वैलेंसी हो गई। पर यहाँ पर किस एटम के साथ वो कंबाइन हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। पर कार्बन कार्बन जब आपस में लिंक होते हैं, इस चीज को हम कैटेनेशन नहीं कहेंगे। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब अगर कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है तो उससे कोई भी एटम आकर जुड़े तो उसको वो कैटेनेशन बोल देते हैं। कैटेनेशन इज नॉट दिस, कैटेनेशन इज दिस, जब कार्बन कार्बन आपस में क्या कर रहे हैं? सेल्फ लिंकेज शो कर रहे हैं। दिस इज नोन एज कैटेनेशन। बच्चों यहां तक सबको क्लियर हो गया है? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपके पास इस बार CBSE में बहुत कुछ रिड्यूस हो गया है, ऑलमोस्ट 30% कहने के लिए, बट उससे भी ज़्यादा सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है। मेजरली चैप्टर नंबर 4 में अगर हम देखें तो आपको बहुत सारी इम्पॉर्टेंट स्टफ हैं, जैसे कि नॉमेनक्लेचर है, IUPAC नेमिंग है, ये सारी चीज़ें उन्होंने आपको सिलेबस से हटवा दी हैं। बट मैं आपको यहाँ पर नॉमेनक्लेचर भी कराऊंगी। क्यों बच्चों? वी नेवर नो कि आपको एग्जाम में कहाँ से कब क्या क्वेश्चन आ जाए और आप उसमें स्टक हो जाए। सो एटलीस्ट फॉर लाइक फर्दर क्लासेस ऑल्सो एंड योर बेसिक सेल्फ नॉलेज, मैं आपको ये बहुत बेसिक सी चीज़ें कराऊंगी क्लास में, एंड इट वोंट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। हम यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए हैं। कहीं से भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है, देन देयर इज टीचर फॉर यू। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर अगर कुछ पोर्शन बहुत ज़्यादा डिडक्ट हो चुका है, हम उसको थ्रू आउट नहीं करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, बट उसमें से कुछ सिलेक्टिव पार्ट है जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, अगर आपने उसमें प्रेजेंट कंपाउंड्स की नॉलेज नहीं रही आपको, तो आपने क्या चैप्टर पढ़ा? सो दैट्स वाई आई रियली वांट माय स्टूडेंट्स टू लर्न सम सिंपल फंडामेंटल्स ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बच्चों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। नेक्स्ट इज एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। दिस चैप्टर इज रियली इजी। बच्चों चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने लास्ट में एक टॉपिक है अलॉयज का। अलॉयज इज जस्ट अ सिंगल पेज टॉपिक, और बच्चों उसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाने वाला स्टफ नहीं है। आप लोग अलॉयज की एक रीडिंग करेंगे, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है अलॉयज क्या होते हैं। उसमें सिर्फ आपको कुछ एग्जाम्पल्स हैं अलॉयज के, जैसे ड्यूराल्यूमिनियम क्या होता है या स्टेनलेस स्टील का कॉम्पोजिशन क्या होता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। सोल्डर अलॉय का कॉम्पोजिशन क्या है, तो आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के लिए अलॉयज के टॉपिक को थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। इट्स ऑल लर्निंग बेस्ड टॉपिक जो आप खुद कर सकते हैं। स्टिल इन केस इफ एनीबडी फाइंड्स एनी प्रॉब्लम कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। बच्चों एलोट्रोपिक वर्ड इज वेरी न्यू फॉर यू। एलोट्रोपी ये एक फंडामेंटल है, एक कंसेप्ट है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी का मतलब क्या होता है? एलोट्रोपी का मतलब है बच्चों, जब कोई भी एक फॉर्म अपने ही जैसी और फॉर्म्स जनरेट कर सकती है जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होती है पर केमिकली दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, उस चीज को हम कहते हैं एलोट्रोपी। सो प्लीज जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन वंस। द फिनोमिना ऑफ
forming in case of carbon, forming more than one forms which show similar chemical properties but different physical properties. Forms which show allotropy are called allotropes. For example, diamond, graphite and C60, that is fullerene. बच्चों इसको एक बार फिर से डिस्कस करते हैं बिकॉज अब आपके सामने डेफिनेशन प्रेजेंट है तो आपको थोड़ा सा सुनने समझने में फ़र्क महसूस होगा। बच्चों एलोट्रॉपी होती है जब कार्बन अपने ही जैसे और फॉर्म्स जनरेट करता है और उन फॉर्म्स में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट क्या होता है, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि डेंसिटी अलग होगी, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, उनकी शेप, साइजेस, उनकी जो स्टेट है वो अलग अलग होगी। दे मे बी हार्ड, दे मे बी सॉफ्ट डिपेंडिंग अपॉन देयर फॉर्म्स, ठीक है। बट what will be similar? They will be having similar chemical property, यानी कि अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न होने पर क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन की ये सारी फॉर्म्स भी इस प्रॉपर्टी को शो करेंगी। ये प्रॉपर्टी इन सारी फॉर्म्स के लिए सिमिलर होगी। ग्रेफाइट भी यही शो करेगा, C60 भी यही शो करेगा, डायमंड भी यही शो करेगा। दैट मीन्स ओनली एंड ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। बट आई आस्क वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होंगी? जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ लिया है वो आंसर कर सकते हैं। बच्चों ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए डिफरेंट होती हैं क्योंकि एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के अंदर 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होता है या 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। उसी चेंजेस की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ओके बच्चों, अब कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या हैं? 3 एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? डायमंड, ग्रेफाइट, C60. C60 is commonly known as fullerene. Also, this is known as commonly Buckminster's fullerene. Buckminster is for the name of the scientist. उन्होंने ये इन्वेंट किया था C60 का मॉलिक्यूल, तो उनके नाम से ही इसका यहाँ पर नाम लिया जाता है, दैट इज बकमिन्स्टर्स फुलरीन। अब ये फॉर्म्स क्या हैं, इसमें स्ट्रक्चर किस तरह से है, आगे इसी का ही डिस्कशन करेंगे बच्चों। सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म, दैट इज डायमंड। सारे बच्चों जानते हैं डायमंड किस लिए जाना जाता है। डायमंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, डायमंड इज़ क्वाइट शाइनी, बहुत लस्ट्रस होता है। बच्चों डायमंड्स जो हैं 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, देयर आर रियल डायमंड्स एज वेल एंड देयर आर सिंथेटिक डायमंड्स। डायमंड्स को सिंथेटिक आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाते हैं? कार्बन को जब बहुत हाई प्रेशर पे रखा जाता है, when carbon is subjected to very high pressure and very high temperature,
it forms diamond and that diamond is synthetic, artificial, क्योंकि जो हमारे रियल डायमंड्स हैं दे एग्जिस्ट इन दी अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये सारे बच्चे जानते हैं, आम बातें हैं, कोई ज़्यादा डिस्कशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे इसी बारे में बात करेंगे, फर्दर फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों आप सबने सुना होगा क्लास 9th में दैट डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। डायमंड इज हार्डेस्ट known substance. Why? Because the density of diamond is very high. Diamond की डेंसिटी कैसी होगी? हाई होगी। अब हम इसकी बात करें अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट का, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बच्चों कैसा होगा? जब डेंसिटी बहुत हाई है तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका हाई ही होगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टेंस। इस बात का क्या मतलब हुआ बच्चों? इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मतलब होता है जब कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, जैसे कि हमारे मेटल्स होते हैं, आयरन है, कॉपर है, वो सब अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं और हीट को भी पास कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डायमंड की बात करें, डायमंड और ग्रेफाइट और C60, मैं आपको एक यहाँ पर बात बताना चाहूँगी, थोड़ा सा इसको स्टॉप करते हुए, दैट दीज फॉर्म्स आर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की ये सब क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है। तो जब बच्चों कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल होते हुए इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस की बात करें तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? दैट डायमंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई? क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, बिकॉज it does not have free electrons to supply. इसके स्ट्रक्चर में बच्चों बॉन्डिंग इस तरह से होती है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई ही नहीं होती है। जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर पाती है तो हम उसको बोलते हैं कि इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती है। दूसरी बात, हीट कंडक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें, देन डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इट कैन कंडक्ट heat very easily because of its hard structure. बच्चों ये तो थी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी आम बातें डायमंड के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, द वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग। बच्चों डायमंड, हमने अभी कार्बन के बारे में एक बात पढ़ी थी कि कार्बन की क्या होती है? 4 वैलेंसी, जिसको हम क्या कहते हैं? टेट्रा वैलेंसी। कार्बन 4 और अलग अलग एटम से जुड़ सकता है, कंबाइन हो सकता है और इसी चीज़ को हम कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। बच्चों जब हम अगर डायमंड की स्ट्रक्चर की बात करें, हम कह रहे हैं कि डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। वो प्योरेस्ट कैसे है बच्चों? देखिए, कार्बन का एक एटम डायमंड के अंदर अपने ही जैसे और 4 कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, वो इस तरह से और 4 कार्बन से अटैच होगा कि वहाँ पर एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से। दिस विल बी अ 3D स्ट्रक्चर। इट विल बी अ 3D tetrahedral structure.
टेट्राहेड्रन एक ज्योमेट्रिक शेप होती है 3 डायमेंशनल, जिसके 4 कॉर्नर्स होते हैं। 4 कॉर्नर्स मीन्स 4 वर्टिसेस होते हैं, बिल्कुल इस तरह से 1 2 3 4। बच्चों कार्बन भी, ये जो एक सिंगल कार्बन है डायमंड के अंदर, वो उसी तरह से अलग अलग 4 कार्बन से 4 कॉर्नर्स पे अटैच होगा टू फॉर्म अ रेगुलर 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो अब बच्चों इसमें जो कार्बन्स आपस में लिंक होंगे, अब अगर ये एक कार्बन है वो ऑलरेडी एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, उसकी एक वैलेंसी ऑक्यूपाइड हो चुकी है, पर आगे वो कितने कार्बन से और जुड़ेगा? 3 कार्बन से और जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इस कार्बन को देखें तो ये पहले से ही किससे कनेक्टेड है? एक कार्बन से, यानी कि इसकी एक वैलेंसी पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। अब कितनी रह गई 4 में से? 3। तो बाकी 3 का ये कॉम्बिनेशन दिखाएगा और 3 कार्बन्स के साथ, फिर से ये कार्बन और 3 कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बच्चों अगर हम एक कार्बन को और देखें, वो पहली वैलेंसी कार्बन के साथ कंप्लीट हो चुकी है, 4 में से कितनी रह गई? 3। आगे फिर कार्बन के साथ इस तरह से बॉन्डिंग होती चली जाएगी। बच्चों ये सारे कार्बन्स भी कार्बन से कनेक्ट होते चले जाएंगे और इस तरह से कनेक्ट होंगे कि हमारे को एक 3D, एक जायंट, यानी कि बहुत ह्यूज, जायंट का मतलब होता है ह्यूज, 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा। और इसी टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड जो है बहुत हार्ड होता है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है? ऑलराइट बच्चों, आज के लिए हम अपना टॉपिक यहीं पे होल्ड करते हैं। आगे का जितना भी स्टफ है अबाउट डायमंड, अबाउट ऑल अदर 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों हम क्लास स्टॉप करते हैं। सी यू नेक्स्ट वीक विद द सेम टॉपिक in next class. Till then, take care. Goodbye.